हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण का फेफ भाग 3। ठीक है बच्चों, इसी का फेफ भाग कौन सा? तीसरा भाग। किसका? निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण का। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ हमको। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये फीबे ट्रेटी या समुद्र तल संधि हम पढ़ चुके हैं जो 11 फरवरी 1971 को हुई थी। आज से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं या फाल्ट 1। 26 मई 1972 में ये संधि हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इसमें दो प्रकार की संधियां की गई थी। पहला नंबर है प्रक्षेपास्त्र विरोधी शस्त्रों को सीमित करना। ठीक है, कब तक के लिए? अनिश्चित काल के लिए। ये संधि जो है अनिश्चित काल के लिए थी कि चाहे जब आप प्रक्षेपास्त्र विरोधी शस्त्रों को सीमित करिए। ठीक है, दूसरा जो था वो था सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौता। इसमें दो प्रकार की संधियां हुई थी, एक प्रक्षेपास्त्रों के संबंध में, एक सामरिक अस्त्र के संबंध में। ये मात्र 5 वर्षों के लिए थी। ठीक है बच्चों, यह संधि जो थी ये शस्त्रों की दौड़ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थी। यानी शस्त्रों की होड़ या कंपटीशन जिसको हम लोग कहते हैं, हथियारों का कंपटीशन, इसके लिए जो है महत्वपूर्ण कदम थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है बच्चों ये स्ट्रैटेजिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं या फाल्ट 1। फाल्ट 1 तो बच्चों ये है 72 में हुई थी, लेकिन ये 79 में हुई थी बच्चों। ये फाल्ट 1 नहीं बच्चों, ये है फाल्ट 2। इतना ध्यान दीजिएगा, क्या है? फाल्ट 2। ठीक, यानी फाल्ट 1 जो है 1971 या 72 में। ठीक है बच्चों, फाल्ट 1 जो है देखिए ये कहाँ हुई थी? 1972 में, 26 मई 1972 में। और ये बच्चों है फाल्ट 2, इसको इसलिए हम काट देते हैं, ये है फाल्ट 2। ये हुई थी मई 1979 में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, किसके किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इसमें क्या प्रावधान था इस संधि में, आगे हम लोग देख लेते हैं। इस संधि के तहत सामरिक शस्त्र प्रक्षेपास्त्रों की संख्या, सामरिक शस्त्र मतलब वही युद्ध का शस्त्र, खास करके परमाणु अस्त्रों के बारे में कहा गया है सामरिक शस्त्र, और प्रक्षेपास्त्रों की संख्या, उन्नत किस्म के हथियारों की संख्या को सीमित कर दिया गया। सीमित करने की बात इसमें कही गई। और 1981 तक दोनों देशों के पास प्रक्षेपास्त्रों की कुल संख्या 2400 निश्चित की गई कि 81 तक इतना हो जाना चाहिए। और 81 के बाद 2250 कर दी जाएगी। किसकी संख्या बच्चों? प्रक्षेपास्त्रों की, यानी मिसाइलों की। प्रक्षेपास्त्र क्या होते हैं? हथियारों को ले जाने वाले वाहन, अर्थात एक स्थान पर बैठकर आराम से रिमोट दबाइए, मिसाइलें तैयार, और मिसाइलें तुरंत उड़ाकर जो हथियार उस पर रखा जाए, जो बम उसमें लगाया जाए, तुरंत ले जाकर वहाँ गिरा देती हैं जहाँ पर उसके लिए जितना उसको जो है रेंज दिया गया हो। ठीक है बच्चों, तो प्रक्षेपास्त्र का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। प्रक्षेपास्त्र कोई बम नहीं है, ये सिर्फ बम को ले जाने वाला वाहन होता है। ठीक, चलिए, लेकिन हुआ क्या? ये संधि जो है, क्योंकि 1979 में ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, यानी यह सोवियत सेनाएं जो है अफगानिस्तान में प्रवेश की 1979 में, जिसके कारण यह संधि विफल हो गई बच्चों। उसी अफगानिस्तान में, जिस अफगानिस्तान में तालिबान जैसे राष्ट्र को अमेरिका ने जन्म दिया था, किस लिए? कि जो है ओसामा बिन लादेन को इसलिए पैदा किया गया था कि वो रूसी सेनाओं को बाहर निकालें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब इसमें यही है कि फाल्ट 2 जो समझौता है बच्चों, ये अफगानिस्तान
में सोवियत हस्तक्षेप के कारण ये संधि जो है विफल हो गई। ठीक। अगला है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स या INF संधि 1987 में। INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स अर्थात मध्यम रेंज परमाणु शक्ति कह सकते हैं ना, मध्यम रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल खास करके परमाणु प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है। अर्थात जिन प्रक्षेपास्त्रों पे परमाणु बम लगाया जाता है उसे परमाणु प्रक्षेपास्त्र बोला जाता है। तो बच्चों यही है मध्यम रेंज की न्यूक्लियर प्रक्षेपास्त्र संधि। ठीक। चलिए, ये भी हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन और सोवियत संघ के नेता गोरबाचेव जी भाग लिए थे। सोवियत राष्ट्रपति गोरबाचेव और अमेरिकन राष्ट्रपति रीगन। ठीक है बच्चों, ये 8 दिसंबर 1987 को जेनेवा में हुआ था, जहाँ उसी जेनेवा में ही दोनों राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, किस लिए किए थे? विश्व को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए, विश्व को परमाणु युद्ध से बचाने के लिए। और दोनों राष्ट्र मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को हटाएंगे। इस संधि में जो बातें हुई थी, पहला नंबर ये है कि मध्यम दूरी के परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को दोनों राष्ट्र हटाएंगे और दोनों राष्ट्रों ने 3 वर्ष के भीतर 500 से 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलों को नष्ट करना स्वीकार किया था। यानी ये मध्यम रेंज की ही मिसाइलें हैं बच्चों, जो कि 3 वर्ष के अंदर 500 मीटर से, हालांकि 500 किलोमीटर वाली जो है बच्चों फार्ट रेंज है। 1000 से नीचे वाली जो मिसाइलें होती हैं वो फार्ट रेंज मिसाइलें मानी जाती हैं। ठीक है, और बाकी उसके ऊपर वाली जो होती हैं वो इंटरमीडिएट, और 5000 के ऊपर वाली जो होती हैं वो ICBM मानी जाती हैं, अंतर महाद्वीपीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे खास करके जो बच्चों जो फार्ट रेंज मिसाइलें होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं FRM फार्ट रेंज मिसाइलें, इनकी मारक क्षमता लगभग होती है 1000 या 1500 के नीचे होती है बच्चों। ठीक है, 1000 या 1500 के नीचे, 1000 के नीचे ही होती है इनकी मारक क्षमता। और 1000 के ऊपर जिनकी मारक क्षमता 5000 तक होती है वो होती है इंटरमीडिएट या मध्यम रेंज मिसाइल। ठीक है, और आगे है 5000 के ऊपर जो होती है वो होती है बच्चों अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र या ICBM। उसे कहते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या इसे बोला जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, चलिए, यानी इसमें जो है दोनों राष्ट्रों ने 3 वर्ष के भीतर 500 से 5000 किलोमीटर तक, यानी मध्यम रेंज की परमाणु मिसाइलों को नष्ट करना स्वीकार कर लिया। इसकी स्थिति इससे लाभ क्या हुआ? दोनों के बीच तनाव शैथिल्य की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी जो तनाव था, क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का, वो कम हो गया, शिथिलता आ गई दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं डिटेंट या तनाव शैथिल्य। ठीक है बच्चों, उसे डिटेंट भी कहा जाता है। अब दोनों राष्ट्रों द्वारा 1988 में अनुमोदन भी कर दिया गया और इस अनुमोदन के बाद संधि लागू भी हो गई। ठीक है बच्चों, 88 में अनुमोदन के बाद संधि को लागू कर दिया गया और 3 माह के भीतर निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण की बात तय हुई थी। ये था कि 3 माह के भीतर दोनों राष्ट्रों के निरीक्षण दल एक दूसरे का निरीक्षण कर सकते हैं कि आपने मिसाइलों को समाप्त किया या नहीं किया, और दोनों राष्ट्र अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्र का 4% कटौती करने पर भी सहमत हुए थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि का मतलब होता है स्टार्ट। ये है 1 जुलाई, स्टार्ट 1 जो है बच्चों, ये हुई थी 31 जुलाई 1991 को। यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि या स्टार्ट बोला जाता है, FTART, स्टार्ट
हफ्ट। ये कब हुई थी? 31 जुलाई 1931 में, अरे 1991 में। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये भी संधि हुई थी। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान था, क्या बातें तय हुई थी? इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले नाभिकीय प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में से कटौती संबंधित बातें हुई थी। ठीक है, और सोवियत संघ 10,481 तथा अमेरिका 12,081 वारहेड रखेंगे। वारहेड का मतलब क्या होता है बच्चों? बम होता है, बम। वारहेड, हेड का मतलब मिसाइलों पर लगाया जाने वाला फर, जो ऊपर बम रखा जाता है उसे बोला जाता है वारहेड, जिसे हम लोग कहते हैं बम। तो सोवियत संघ कितना बम रखेगा? 10,481 और अमेरिका जो है 12,081 बम रखेंगे, वारहेड रखेंगे। और सोवियत संघ 35% तथा अमेरिका 28% कटौती करेंगे। किसमें? वारहेड में। 35% सोवियत संघ, अमेरिका 28%, सोवियत संघ 35% बच्चों इसलिए कटौती करेगा कि सोवियत संघ इतनी तेज शस्त्रों की दौड़ में इतनी तेज दौड़ा प्रारंभ में, क्योंकि परमाणु बम इसने बाद में बनाया, अमेरिका से 5-4 वर्षों बाद बनाया इसने, और बनाने के बाद ये बहुत तेज ये जो है हथियारों को बनाना शुरू किया, और इस समय तक आते आते अमेरिका से काफ़ी आगे निकल चुका था परमाणु हथियारों को बनाने में। इसीलिए उसकी मजबूरी थी कि उसको जो है ज़्यादा जो है कटौती करनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका के पास से कम था और सोवियत संघ के पास ज़्यादा था। ठीक, और कटौती के बाद सोवियत संघ के पास 7,000 तथा अमेरिका के पास 9,000 वारहेड बचेंगे, अर्थात 9,000 बम अमेरिका के पास और 7,000 बम सोवियत संघ के पास बचेंगे। अब दोनों महाशक्तियों के पास नाभिकीय आयुध ले जाने वाले वाहनों की संख्या प्रत्येक के पास 1600 होंगे। 1600 वही मिसाइल्स, नाभिकीय प्रक्षेपास्त्र जो होंगे वो कितने होंगे? 1600 अमेरिका के पास, 1600 सोवियत संघ के पास। ठीक है, प्रत्येक के पास लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जिनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलें तथा भारी संख्या में बमवर्षक विमान भी शामिल थे। ठीक है, वो सब भी उसी रेंज में आ जाएंगे, अतिरिक्त नहीं है कि इनको अलग से रखा जाए, सब उसी के अंतर्गत हैं। ठीक, ये संधि जो है 15 वर्षों के लिए हुई थी, लेकिन ज़रूरत समझा जाए तो 5 वर्षों के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। मान लीजिए 15 वर्षों के लिए हुई थी, लेकिन आवश्यकता अगर समझा जाए दोनों मिलजुल कर तो आगे 5 वर्षों तक बढ़ाकर इसको 20 वर्ष कर सकते हैं, या नई संधि करके इसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है क्रूज प्रक्षेपास्त्र शामिल नहीं होते। बच्चों, क्रूज प्रक्षेपास्त्र और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपको शायद सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़े होंगे क्रूज और बैलिस्टिक में अंतर क्या होता है। बच्चों, क्रूज मिसाइलें जो होती हैं ये गाइडेड होती है, इसको गाइड किया जा सकता है, छोड़ने के बाद इनको चलाने के बाद वापस भी किया जा सकता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वे, चूँकि क्रूज मिसाइलें कम दूरी तक मारक क्षमता वाली होती हैं, जैसे भारत की क्रूज मिसाइल है कौन, ये भारत की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसकी मारक क्षमता लगभग वही 200-250 किलोमीटर है बच्चों, तो वो है क्रूज मिसाइल। इनको छोड़ने के बाद इनको नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं ये खास करके दूर तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं, ये जो है इनको चलाने के बाद इनको छोड़ दिया जाए तो इनको नियंत्रित करना संभव नहीं है, इनको रोका भी नहीं जा सकता, अर्थात ये गाइडेड प्रणाली के बाहर हो जाती हैं, इनको गाइड नहीं किया जा सकता। ये अंतर होता है दोनों में। अब देखिए, सामरिक अस्त्र परसीमन संधि स्टार्ट 2, अभी तक हम लोग पढ़े थे स्टार्ट 1, अब है ये स्टार्ट 2। ठीक, अमेरिका और रूस के बीच ये संधि हुई थी, तब तक स्टार्ट 1993 में हुई थी। बच्चों, अब ये रूस शब्द इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि 1991 में
सोवियत संघ जो है 15 भागों में टूट चुका था। सोवियत संघ का विभाजन हो गया था या सोवियत संघ विखंडित हो गया था। अब वो भी सोवियत राष्ट्रों का जो ये संघ था जो कि 15 भागों में बंट गया था, अब ये केवल रूस बचा, रूस। ठीक है, तो 3 जनवरी 1993 को अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी ये संधि। कहाँ हुई थी, किस स्थान पर? मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है बच्चों? सोवियत संघ की राजधानी है। किसके किसके बीच में? अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और सोवियत जो रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन के बीच में। बोरिस येल्त्सिन बोला जाता है या जॉर्ज बुश। अगर देखा जाए तो प्रथम बार शीत युद्ध के बाद पहली बार कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति वो रूस गया था। उसके पहले कभी कोई अमेरिकन राष्ट्रपति रूस नहीं गया था। और दोनों राष्ट्र अपने पास लगभग 21,000 परमाणु हथियारों में से 2/3 पर सहमत होंगे। क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे 21,000, इसमें 2/3 यानी 2/3 रखने पर सहमत हुए। और संधि के अनुपालन करने पर अगले 10 वर्षों में अमेरिका के पास 3500 तथा रूस के पास 3000 परमाणु आयुध बचेंगे 10 वर्षों में, अर्थात कब तक? 93-10-2003 तक। ठीक है बच्चों, इतने हथियार इनके पास बचेंगे। और प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार था कि यदि इस संधि से उसके हितों को खतरा है तो वह संधि से हट सकता था। ठीक है बच्चों, लेकिन बताकर हटे वो। जैसे अमेरिका को लगे कि इस संधि से हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो अमेरिका उस संधि को तोड़ सकता था, और सोवियत संघ को लगे कि हमारा इस संधि से नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो वो भी संधि से हट सकता था। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं CTBT। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध संधि है। ये 1996 में हुई थी। ठीक है बच्चों, चलिए, ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नाभिकीय हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध हेतु अक्टूबर 1993 में इसका एक प्रारूप तैयार किया। ठीक है बच्चों, बिल क्लिंटन ने इसको जो है 96 में ये संधि हुई थी, लेकिन इसका प्रारूप 93 में ही तैयार कर लिया था। इसको संपूर्ण राष्ट्रों के समक्ष इसको रखना था ताकि व्यापार इस पे प्रतिबंध लग सके। व्यापक अर्थात हर राष्ट्र इसको एक दबाव में रहे जो संधि पे हस्ताक्षर करे कि कोई राष्ट्र परमाणु हथियारों को नहीं बनाएगा। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये CTBT जो है ये NPT जो इसके पहले नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि का ही एक रूप था, जो कि 1900 बच्चों हुआ था। कब? 67 में। ठीक, CTBT जो है NPT का ही एक बृहत रूप था। और सर्वप्रथम भारत ने ही 1954 में परमाणु परीक्षण निषेध संधि का प्रस्ताव रखा था। कब? 1954 में ही। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और 1996 में जेनेवा में CTBT पर समर्थन हेतु जेनेवा में ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसपे भारी मात्रा में व्यापक प्रतिबंध हेतु जो बिल क्लिंटन ने नाभिकीय हथियारों पर जो व्यापक प्रतिबंध हेतु जो प्रारूप तैयार किया था उसको पेश किया, और उस प्रारूप पर अन्य कुछ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक है बच्चों, भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। और 11 सितंबर 1996 और आज तक भारत ने हस्ताक्षर इस संधि पर नहीं किया है बच्चों, याद रखिए आप लोग भी, आज तक भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया ही नहीं। 11 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UN जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके पक्ष में 158 मत पड़े। ठीक है, भारत, भूटान, लीबिया इसके विरोध में मत दिए, और 2004 तक 119 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे, इसके पक्ष में 158 मत पड़े। भाई ज़्यादातर राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं था,
व्यवस्था भी नहीं थी, बहुत गरीब भी राष्ट्र, अभी अफ्रीकी राष्ट्र बहुत ही गरीब हैं, परमाणु बम बहुत से राष्ट्रों के पास बनाने की क्षमता भी नहीं है। तो इसलिए इसको अच्छा माना, 158 मत इन्होंने दे दिया। भारत, भूटान, लीबिया विरोध में थे, विरोध में मत दिए, और 2004 तक 119 देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिया। ठीक है बच्चों। और संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित होने के बाद कानूनी रूप देने के लिए भारत एवं पाकिस्तान सहित उन सभी 44 देशों के हस्ताक्षर आवश्यक है जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात भारत भी हस्ताक्षर करे, पाकिस्तान भी हस्ताक्षर करे, और इसमें भारत में एक परमाणु शक्ति संपन्न लगभग कंट्री हैं जिसमें लगभग 44-45 देश हैं, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता देश, जिसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता। लगभग 44-45 देश हैं जो कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता वो रखते हैं, भले ना हो उनके पास, लेकिन जब चाहें तब परमाणु हथियार बना सकते हैं। तो इनका हस्ताक्षर पहले ज़रूरी था। ठीक है बच्चों, इसलिए कानूनी रूप देने के लिए भारत, पाकिस्तान सहित सभी 44 देशों का हस्ताक्षर होना आवश्यक था जो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह थी, ना तो भारत ने हस्ताक्षर किया ना पाकिस्तान ने किया। भारत कहता है पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, चीन के पास परमाणु बम है, इसलिए हम रखेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि भारत के पास है इसलिए हमारा दुश्मन है, इसलिए हम भी रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसीलिए इसे कानूनी रूप नहीं दिया जा सका आज तक। ठीक है बच्चों, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर नहीं किया। उत्तरी कोरिया वही बच्चों किम जोंग, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने हस्ताक्षर तो किया, परंतु अनुमोदन केवल ब्रिटेन एवं फ्रांस ने ही किया है। बाकी चीन, रूस और अमेरिका ये सब कहाँ गए, कहाँ घुस गए, ये सब अनुमोदन किए ही नहीं। अब तक 44 में से 26 राष्ट्रों ने अनुमोदन कर दिया है, अर्थात जो राष्ट्र परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं 44 राष्ट्र, इनमें से केवल 26 राष्ट्रों ने ही अनुमोदन किया है। बाकी अन्य राष्ट्रों ने क्या हुआ, भारत, पाकिस्तान इन सबों को छोड़ गए, इन्होंने तो हस्ताक्षर ही नहीं किया है। बाकी और जो 40-42 राष्ट्र थे, 40 लगभग, उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन अनुमोदन नहीं किया। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि। ठीक है, वैसे रासायनिक हथियारों को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है बच्चों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ये पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि गरीबों का परमाणु बम किसे कहा जाता है। तो समझ लीजिए रासायनिक एवं जैविक हथियारों को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक एवं जैविक हथियारों को। अमेरिका एवं रूस के पास जो है लगभग विश्व का 90%, अमेरिका एवं रूस के पास विश्व का 90% यानी लगभग 70,000 टन रासायनिक हथियार मौजूद हैं। केवल 2 राष्ट्रों के पास 90% मौजूद है, बाकी संपूर्ण विश्व के इन 2 राष्ट्रों को हटा दिया जाए तो अन्य सब के पास केवल 10% मौजूद है। अर्थात सबसे बड़े जो है भयानक खतरनाक कौन है, अमेरिका और सोवियत, अमेरिका और रूस। ठीक है, और वर्तमान में लगभग 20 देशों के पास रासायनिक हथियार है। भाई परमाणु बम से बचने के लिए गरीबों का परमाणु बम तो रखेंगे ही ना गरीब लोग अपना परमाणु बम। और इस संधि का प्रयास कौन किया था, रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि के लिए ये प्रयास किए थे अमेरिका ने। ठीक है बच्चों, और संधि का उद्देश्य क्या था, संधि का उद्देश्य था रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना। बच्चों अमेरिका ने इस संधि को बुलाया था, और अमेरिका के पास ही विश्व में, अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास 90% हथियार है। तो कहाँ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, अन्य राष्ट्रों पर जिसके पास कम है। और संधि को अंतिम रूप दिया 1992 में। ठीक है बच्चों, इसको वैधता कब मिली, 1997 में, और 130 देशों के हस्ताक्षर करने के बाद, और 29 अप्रैल 1997 से यह संधि लागू भी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।